सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को मेरा नमस्कार। अधिगम के इस YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों के असमंजस और परेशानियों को देखते हुए अधिगम शिक्षण संस्थान विद्यार्थी हित को ध्यान में रखते हुए ये जो सराहनीय पहल शुरू कर रहा है, इसका अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुँचे, अधिक विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सके, इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखो दोस्तों, संकट की इस परिस्थिति में अधिगम शिक्षण संस्थान द्वारा नए जोश, नई उमंग और नई ऊर्जा के साथ में अपने प्रतिभागियों से जुड़ने के लिए ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये प्रतियोगियों के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। और उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसे आशा करता हूँ कि जो हमने ये शुरुआत की है, ये इस डिजिटल क्षेत्र में एक नई क्रांति का संचार करेगा। तो इसी नई ऊर्जा, नई जोश, नई उमंग के साथ में हम लोग अपने विषय की शुरुआत करते हैं। मैं कुलदीप शर्मा, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति विशेषज्ञ, और मैं आप लोगों को आज राजस्थान के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। जैसे दोस्तों, आप चाहे भारत का इतिहास पढ़ो, राजस्थान का इतिहास पढ़ो या विश्व का इतिहास पढ़ो, हर इतिहास को समझने से पहले एक बिंदु है, प्रारंभिक चरण है, जो अपने को पता होना चाहिए। जैसे हम कोई से भी इतिहास की शुरुआत करते हैं तो एक प्रारंभिक जो बिंदु है जिसको लेकर हम चलते हैं, जिसके हिसाब से हम पढ़ना शुरू करते हैं, वो बिंदु है हमारा काल विभाजन, टाइम डिवाइडेशन। इसको हम कहते हैं काल विभाजन, इसी को हम कहते हैं टाइम डिवाइडेशन। अब किस प्रकार काल विभाजन की गणना की जाती है इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में ये टॉपिक किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। किस प्रकार संवत का निर्धारण किया गया, किस प्रकार इतिहास की घटनाओं को लिखा गया और किस तरीके से इतिहास की घटनाओं को किस संवत के आधार पर प्रश्नों के रूप में संबोधित किया गया, बताया गया, उनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमने शुरू किया, वो शुरू किया है काल विभाजन, इसे हम कहते हैं टाइम डिवाइडेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सरल रेखा खींच दी और इसका मध्य बिंदु मान लिया 0। सबसे पहले मैंने एक सरल रेखा खींच दी और इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया, 0। गणित में आप लोगों ने 3 संख्याएं पढ़ी होगी। एक संख्या पढ़ी होगी प्राकृत संख्या, एक संख्या पढ़ी होगी पूर्ण संख्या और एक संख्या आप लोगों ने पढ़ी होगी पूर्णांक संख्या। जैसे आपने पढ़ी है कि ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5, वो तो है हमारी प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5, वो है हमारी पूर्ण संख्या। और ऐसी संख्या जो 0 से प्लस में भी चलती है और 0 से माइनस में भी चलती है, वो संख्या है हमारी पूर्णांक संख्या। और इस टॉपिक में जो फॉर्मूला काम करेगा, वो पूर्णांक संख्या का फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे समय जो है 0 से प्लस में भी चलेगा और समय जो है 0 से माइनस में भी चलेगा। अब किस तरीके से इस टॉपिक का निर्धारण हमें करना है, वो हम समझना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सरल रेखा खींची और इसका मध्य बिंदु माना 0। दोस्तों, 0 से जो उल्टा कालक्रम चलता है, उसे तो हम कहते हैं ईसा पूर्व। उसे तो हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। 0 से जो उल्टा कालक्रम चलता है, उसे तो हम कहते हैं ईसा पूर्व। और 0 से जो सीधा कालक्रम चलता है, उसे हम कहते हैं ईसवी सन। उसे हम क्या कहते हैं, ईसवी सन। 0 से जो उल्टा कालक्रम चलेगा, उसे तो हम कहते हैं ईसा पूर्व। और 0 से जो सीधा कालक्रम चलेगा, उसे हम कहते हैं ईसवी सन। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ईसा पूर्व की गणना किस प्रकार की जाती है, ईसवी सन की गणना किस प्रकार की जाती है, इसको हम बड़ी पारंपरिक तौर पर बिल्कुल मेथड के हिसाब से समझेंगे। देखिए दोस्तों, ईसा पूर्व को अंग्रेजी में हम कहते हैं शॉर्ट में BC।
इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में क्या कहते हैं, बीसी। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। ईस्वी सन को शॉर्ट में हम कहते हैं एडी, और एडी की जो फुल फॉर्म है वो है एनो डोमिनी। जब कभी कक्षा में ये टॉपिक मैं शुरू करता हूँ तो मैं विद्यार्थियों से पूछता हूँ, मैंने कहा बताओ रे भाई, ये ईसा पूर्व का और ईस्वी सन का जो निर्धारण किया गया है ये किस घटना को आधार मान के किया गया। जैसे आम बोलचाल में हम कह देते हैं कि साहब जैसे जयपुर से दौसा की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर है, लेकिन जयपुर में कोई ना कोई पॉइंट फिक्स किया गया होगा, दौसा में भी कोई ना कोई पॉइंट फिक्स किया गया होगा, और उनके बीच की जो दूरी निकल के आई है वो निकल के आई है 60 किलोमीटर की। जैसा कि हम बात करें कि ईसा पूर्व में और ईस्वी सन को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो जब भी मैं कक्षा में ये टॉपिक पढ़ाता हूँ तो विद्यार्थी इसका ये जवाब देते हैं कि साहब ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है वो उल्टा चलता है, और उसे तो हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। और वो विद्यार्थी बताते हैं कि साहब ईसा मसीह की मृत्यु के बाद का जो समय है वो बिल्कुल सीधा चलता है, और उसे हम ईस्वी सन कहते हैं। अब विद्यार्थी जब ये परिभाषा बताते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये परिभाषा किस प्रकार वो लोग निकालते हैं, किस प्रकार वो लोग लिखते हैं, किस प्रकार वो लोग बताते हैं। ये परिभाषा हमारे इस मापदंड पे कहीं भी खरी नहीं उतरती। ये परिभाषा जो है सरासर गलत है। गलत कैसे है उसको हम समझेंगे। देखो दोस्तों, हमने बात की ईसा पूर्व की, और ईसा पूर्व को शॉर्ट में लिख दिया हमने बीसी, बिफोर क्रिस्ट। और बिफोर क्रिस्ट का मतलब, बिफोर का मतलब पहले, और क्रिस्ट का मतलब ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं वो तो बिल्कुल उल्टी चलती है, और उसको हम क्या कह सकते हैं, ईसा पूर्व कह सकते हैं। लेकिन एडी की जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है एनो डोमिनी, और एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से लेकर आज तक की घटनाओं का जो समूह है उस समूह को हम क्या कहते हैं, ईस्वी सन कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं। अब ईसा मसीह के जन्म से लेकर आज तक की घटनाओं का जो समूह है, जब वो समूह एनो डोमिनी कहलाएगा, जब वो समूह ईस्वी सन कहलाएगा, तो ये जो परिभाषा आपने मृत्यु के बाद की, जन्म के पहले की लिखी थी, ये परिभाषा बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि आपने जन्म से पहले की बात कर ली और मृत्यु के बाद की बात कर ली, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय था वो समय तो इस कैलकुलेशन में आया ही नहीं। और जब वो समय इस कैलकुलेशन में नहीं आया तो इसकी स्पष्ट अवधारणा ये बनती है कि आपने जो परिभाषा बताई थी पहले वो परिभाषा सरासर गलत है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों को जब ये टॉपिक समझाया जाता है तो ईसा के मसीह के जन्म को भी तारीख के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे ईसा मसीह के जन्म की जो तारीख मानी गई है वो 1 ईस्वी सन मानी गई है। 1 जनवरी 1 ईस्वी सन में ईसा मसीह के जन्म की तारीख को इतिहास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो जन्म से पहले का जो समय है वो उल्टा चलता है, और जन्म के बाद का जो समय है वो बिल्कुल सीधा चलता है। तो इससे ये परिभाषा स्पष्ट होती है कि हमने ये जो जीरो लिखा, ये जीरो ईसा मसीह के जन्म के समय को आधार मान के लिखा है। तो जन्म से पहले की गणना उल्टी चलती है, और जन्म से बाद की जो गणना है वो बिल्कुल सीधी चलती है। तो ये बात तो हुई दोस्तों ईसा पूर्व की और ईस्वी सन की। अब राजस्थान के इतिहास में इस काल विभाजन के टॉपिक में से जो संवत हमारे काम में आते हैं उन संवतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और उनकी कैलकुलेशन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान के इतिहास में जो संवत जिस रूप में पूछे जाते हैं वो 3 संवत हैं जो परीक्षा के हिसाब से उपयोगी है, और परीक्षा के हिसाब से लगातार पूछे भी जा रहे हैं। जब मैं आपको बताऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा कैलकुलेशन करना, तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी परीक्षा में किस तरीके से इस टॉपिक में से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, काल विभाजन के इस टॉपिक में से राजस्थान के इतिहास को ध्यान में रखते हुए हमें 3 संवत याद करने हैं। सबसे पहले जो समय लिखना है वो लिखना है 57 ईसा पूर्व। 0 से ऊपर कोई भी बात लिखूंगा
तो वो बात ईसा पूर्व की होगी, तो मैंने लिख दिया 57 ईसा पूर्व। 0 के बाद जो 2 सन हमें याद करने हैं, वो याद करने हैं 78 ईस्वी सन और 319 ईस्वी सन। एक तो हमें याद करना है 57, एक याद करना है 78, एक याद करना है 319। याद करने का सबसे सरल तरीका यह है कि इसमें इकाई अंक 7 आ रहा है, इसमें इकाई अंक 8 आ रहा है, और इसमें जो इकाई अंक है वो 9 आ रहा है। तो कंटिन्यूसली आ रहे हैं 7, 8, 9, 57, 78 और 319। 57 याद करना है ईसा पूर्व में, 78 और 319 याद करना है ईस्वी सन में। अब हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहली बात कि ईस्वी सन की कोई भी बात अगर लिखी जा रही है, किसी भी टॉपिक में अगर ईस्वी सन लिखा जा रहा है, तो ईस्वी सन को हम 3 टुकड़ों में भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ ईस्वी सन, जैसे मैं लिख सकता हूँ केवल ईस्वी, और जैसे मैं लिख सकता हूँ केवल मात्र सन। जैसे मैं कह दूँ कि वर्तमान में चल रहा है 2020 ईस्वी सन, इसको हम 2020 ईस्वी भी कह सकते हैं, और इसी को हम सन 2020 भी कह सकते हैं। तो ध्यान रहे, ईस्वी सन को हम टुकड़ों में भी लिख सकते हैं, केवल मात्र ईस्वी भी लिख सकते हैं, केवल मात्र सन भी लिख सकते हैं, और ईस्वी सन दोनों भी लिख सकते हैं। लेकिन ईसा पूर्व की जहाँ भी बात होगी वहाँ दोनों शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, ईसा और पूर्व। तो 3 अपने को याद करने हैं, 57, 78 और 319। अब ये कौन से चरण है, इन दिनों में क्या हुआ था, किसने कौन सा संवत चलाया था, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, 57 ईसा पूर्व में एक संवत शुरू हुआ था, और वो जो संवत शुरू हुआ उस संवत का नाम था विक्रम संवत। क्या नाम था उसका? विक्रम संवत। इसी विक्रम संवत को हम कह सकते हैं मालव संवत। इसी विक्रम संवत को हम क्या कह सकते हैं? मालव संवत। 57 ईसा पूर्व में एक संवत शुरू हुआ, और उस संवत का नाम था विक्रम संवत, और इसी विक्रम संवत का दूसरा नाम था मालव संवत। और ये जो विक्रम संवत या मालव संवत था, ये चलाया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने एक संवत चलाया, और उस संवत को हम कहते हैं विक्रम संवत या मालव संवत। अब दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम पढ़ें तो आपने इतिहास में लगभग राजस्थान के इतिहास के हिसाब से लगभग, और भारत के इतिहास के हिसाब से जितने भी विक्रमादित्य पढ़े हैं, वैसे तो भारत के इतिहास के अनुसार 14 विक्रमादित्य हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने व्यवहारिक तौर पर जिन विक्रमादित्यों के बारे में पढ़ा है, उनका इससे संबंध है नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, आपने सबसे पहला जो विक्रमादित्य पढ़ा होगा, वो विक्रमादित्य पढ़ा होगा जब गुप्त काल पढ़ा होगा। रीट लेवल 2 SST में टॉपिक दिया हुआ है गुप्त काल। तो जब भी आप गुप्त काल पढ़ते हो, तो गुप्त काल में एक राजा आपने पढ़ा है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। और आपने ये भी पढ़ा है कि इस चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित करके शक्रादित्य की और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। शक्रादित्य की और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित करके शक्रादित्य और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। और गुप्त काल में इस चंद्रगुप्त सेकंड को हम किस नाम से भी जानते हैं? विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। अब दूसरी बात, आपने कई सारी बातें पढ़ी होगी इस विक्रमादित्य के बारे में कि ये वही चंद्रगुप्त सेकंड है, वही विक्रमादित्य हैं जिसने भारत के इतिहास में पहली बार नवरत्न रखने की प्रथा शुरू की थी। आपने अकबर के नवरत्न तो पढ़े होंगे कि अकबर मुगल वंश का एक प्रतापी राजा हुआ जो अपने दरबार में नवरत्न रखता था। लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार जो नवरत्न रखने की प्रथा शुरू की थी, वो किसने शुरू की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने। इनके दरबार में कई सारे नवरत्न थे, आप पढ़ते हो बेताल भट्ट, वरामीर, शपणक, शंकु, धनवंतरी, वरुचि, ये सब इनके नवरत्न थे। आपने लौकिक कथाओं में कहानी सुनी होगी विक्रम और बेताल की कहानी। तो वो जो विक्रम और बेताल की जो कहानी आप सुनते हो,
वो इसी चंद्रगुप्त सेकंड यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य को तो बताया गया है विक्रम, और इसका जो नवरत्न है बेताल भट्ट, उसको ही कहा गया है बेताल। तो विक्रम बेताल की जो कहानी आप इतिहास में पढ़ते हो वो इसी विक्रमादित्य और इसके नवरत्न बेताल भट्ट से संबंधित हैं। दूसरी बात करें तो ये जो चंद्रगुप्त सेकंड था विक्रमादित्य जिसे हम कहते हैं, इसी के काल में चीन यात्री फाहियान भारत आया था। आप पढ़ते हो गुप्त काल में कि इसी के काल में चीन यात्री फाहियान जो था वो भारत आया था। अब ये सब बातें आपको भारत के इतिहास में पढ़ाई जाएगी। हम बात करते हैं विक्रमादित्य के ऊपर। हमने सबसे पहले लिखा कि 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने एक संवत चलाया जिसका नाम था विक्रम संवत, और इसी का दूसरा नाम था मालव संवत। लेकिन इतिहास में कई विक्रमादित्य हुए हैं जिनको लेकर आप लोगों के मन में संशय पैदा होता है कि ये विक्रमादित्य किस विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं, कौन सा विक्रमादित्य है। तो मैं आपको बता रहा था परिचर्चा में कि आपने जो विक्रमादित्य जो लोकप्रिय हुए हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है, तो एक तो पढ़ा है गुप्त काल वाला चंद्रगुप्त सेकंड जिसे हम कहते हैं विक्रमादित्य। लेकिन दोस्तों आपको ये पता है कि गुप्त काल जो चला है वो गुप्त काल चला है ईस्वी सन में। कहीं में चला है? ईस्वी सन। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में श्रीगुप्त ने की थी। तो गुप्त काल जो चलता है वो ईस्वी सन में चलता है, जबकि ये जो विक्रमादित्य हैं ये ईसा पूर्व वाला विक्रमादित्य हैं। तो इससे ये अंदाजा पहला लगाया जा सकता है कि जो विक्रमादित्य हमने गुप्त काल में पढ़ा था उस विक्रमादित्य का इस विक्रमादित्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, यानी कि ये विक्रमादित्य अलग है और ये विक्रमादित्य अलग है। दूसरा विक्रमादित्य आपने फिर पढ़ा होगा जब भारत के इतिहास में मुगल काल पढ़ा होगा। आपने पानीपत का नाम सुना है कि भारत के इतिहास में पानीपत के कुल कितने युद्ध लड़े गए हैं? तो 3 युद्ध लड़े गए हैं। पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया भारत के इतिहास में, पानीपत के जो युद्ध लड़े गए वो कुल 3 युद्ध लड़े गए। पानीपत का जो पहला युद्ध लड़ा गया वो पहला युद्ध लड़ा गया 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526। और ये युद्ध लड़ा गया बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। और आपने पढ़ा है कि इस युद्ध में बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। पानीपत का जो दूसरा युद्ध आप लोगों ने पढ़ा है वो युद्ध आपने पढ़ा होगा कि दूसरा युद्ध लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556। और ये जो युद्ध लड़ा गया अकबर के बीच में और हेमू के बीच में। अकबर का सेनापति बैरम का युद्ध लड़ने के लिए आया था, उधर दूसरी तरफ था हेमू। और ये हेमू मध्यकाल का मुगल काल का एक ऐसा शासक हुआ है जिसने आखिरी बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जिसने आखिरी बार कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ऐसा अंतिम हिंदू व्यक्ति जिसने आखिरी बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की वो कौन था? हेमू। तो एक विक्रमादित्य आपने ये पढ़ा होगा जब पानीपत के युद्ध पढ़े होंगे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया वो लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को, और ये युद्ध लड़ा गया अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच में। और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया और मराठे क्या हो गए? हार गए। अब पानीपत के युद्ध की चर्चा हम नहीं कर रहे, हम बात समझना चाह रहे हैं विक्रमादित्य के हिसाब से। पहला विक्रमादित्य जो गुप्त काल में आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन गुप्त काल चूंकि ईस्वी सन में चलता है, ये विक्रमादित्य ईसा पूर्व वाला विक्रमादित्य हैं, तो इसका मतलब उस विक्रमादित्य का इस विक्रमादित्य से कोई संबंध नहीं था। उसी प्रकार मुगल काल में जब हम पढ़ते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, तो अकबर के बीच और हेमू के बीच में जो युद्ध लड़ा गया उस युद्ध में अकबर जीत गया, हेमू पराजित हो गया। लेकिन हेमू ऐसा अंतिम हिंदू व्यक्ति था जिसने आखिरी बार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो एक विक्रमादित्य आपके दिमाग में ये वाला आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुगल काल के दौरान हम इस विक्रमादित्य को पढ़ते हैं और मुगल काल जो चलता है वो भी ईस्वी सन में चलता है। तो इसका मतलब इस विक्रमादित्य का भी उस विक्रमादित्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसके बाद तीसरा विक्रमादित्य राजस्थान के इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा है, जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ा है। मेवाड़ का इतिहास जब आप पढ़ते हो, विक्रमादित्य की घटना जब आप पढ़ते हो, तो एक लोकोक्ति आती है
कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक लड़ा जाए, यानी कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो वंशज है महाराणा का फेंक जहाँ तक बाला जाए। तो उन वीर गाथाओं को जब हम पढ़ते हैं, मेवाड़ का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें तीसरा विक्रमादित्य निकल के आता है, और वो आता है, आपने पढ़ा हो तो मेवाड़ का एक राजा हुआ महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा के 4 पुत्र आप लोगों ने पढ़े होंगे। महाराणा सांगा का जो पहला पुत्र था वो था भोजराज, महाराणा सांगा का जो दूसरा पुत्र था वो था रतन सिंह, महाराणा सांगा का जो तीसरा पुत्र था वो था विक्रमादित्य, और महाराणा सांगा का जो चौथा पुत्र था उसका नाम था उदय सिंह। तो मेवाड़ के इतिहास में जब आप लोग महाराणा सांगा पढ़ते हो तो महाराणा सांगा के संदर्भ में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे, पहले का नाम भोजराज, दूसरे का नाम रतन सिंह, तीसरे का नाम विक्रमादित्य और चौथे का नाम उदय सिंह। भोजराज भाई ये जो मीराबाई के पति थे। रतन सिंह सेकंड अहेरिया उत्सव के दौरान अपने मामा सूरजमल के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और फिर आपने पढ़ा है विक्रमादित्य, आपने पढ़ा है कि विक्रमादित्य योग्य राजा था, नाम मात्र का राजा था, इसकी संरक्षिका इसकी माती कर्मावती। और इसी के समकालीन 1534 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जब गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो उस समय मेवाड़ के इतिहास में दूसरा शाखा हुआ था। और वो जो मेवाड़ के इतिहास का दूसरा शाखा हुआ वो हुआ मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य के काल में। तो मेवाड़ के इतिहास में आप लोगों ने तीसरा विक्रमादित्य पढ़ा है, लेकिन मेवाड़ का जो इतिहास है वो इतिहास भी चलता है ईस्वी सन में। हमने 3 विक्रमादित्य की बात की, एक तो गुप्त काल वाला विक्रमादित्य, एक हेमू वाला विक्रमादित्य, और एक मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य। तो दोस्तों हमने अब तक इतिहास में जिन लोकप्रिय विक्रमादित्यों को पढ़ा है उनमें से किसी भी विक्रमादित्य का उज्जैन वाले इस विक्रमादित्य से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो विक्रमादित्य हैं जिसने विक्रम संवत चलाया, ये कौन सा विक्रमादित्य था, कहाँ का राजा था, क्यों चलाया, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में भारत जो था, जो जनपद कालीन व्यवस्था में बटा हुआ था। जनपद काल की पहली बार जानकारी जो मिलती है वो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से में मिलती है। महाजनपद जो बताए गए हैं वो 16 महाजनपद है, लेकिन महाजनपद के अलावा छोटे मोटे कई सारे लघु जनपद थे। जैसे राजस्थान में आप पढ़ते हो कि प्राचीन काल में एक जनपद था सीवी जनपद। कौन सा जनपद था? सीवी। सीवी का नाम बदल के हुआ प्रागवाट, प्रागवाट का नाम बदल के हुआ मेदपाटन, और इसी मेदपाटन का नाम बदल के हो गया मेवाड़। या आप लोग पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है? सीवी जनपद। उसी प्रकार एक लघु जनपद था जिसका नाम था मालव जनपद। इतिहासकार कहते हैं कि इसी मालव जनपद का कालांतर में नाम बदल के किया गया अवंतिका, नाम बदल के क्या किया गया? अवंतिका। इसी अवंतिका को वर्तमान में हम कहते हैं उज्जैन, वर्तमान में हम क्या कहते हैं? उज्जैन। और इतिहासकारों ने ये बताया कि जब मालव जनपद चल रहा था इस अवंतिका प्रांत में, तो इस मालव जनपद का एक राजा हुआ था जिसका नाम था विक्रमादित्य। और इसी विक्रमादित्य ने उस दौरान अपने शौर्य को चारों तरफ फैलाया, शकों को पराजित किया, विदेशी आक्रांताओं को पराजित किया, सीमांत राजाओं को पराजित किया, और अपने शौर्य को बखान करने के लिए, अपने शौर्य को लंबे समय तक लोगों तक याद रखवाने के लिए इसी विक्रमादित्य ने खुद के नाम से और अपने जनपद के नाम से पहली बार एक संवत चलाया। खुद के नाम से चलाया तो विक्रम संवत कहते हैं, जनपद के नाम से चलाया तो मालव संवत कहते हैं। तो परिभाषा का स्पष्टीकरण इस प्रकार से हुआ कि 57 ईसा पूर्व में एक संवत शुरू हुआ विक्रम संवत, इसी का दूसरा नाम है मालव संवत, और ये संवत चलाया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। और ये जो विक्रमादित्य था ये कौन था? तो प्राचीन काल में एक जनपद था मालव जनपद, इसी मालव का नाम बदल के हुआ अवंतिका, इसी का नाम बदल के हुआ उज्जैन। तो जब प्राचीन काल में मालव जनपद चला करता था तो यहाँ का एक राजा हुआ था विक्रमादित्य,
और इसी विक्रमादित्य ने अपने शौर्य को बढ़ाया, विदेशी आक्रांताओं को पराजित किया, सीमांत राजाओं को पराजित किया, शकों को पराजित किया। और इसी उपलक्ष्य में इस विक्रमादित्य ने खुद के नाम से और अपने जनपद के नाम से पहली बार जो संवत चलाया, उसी संवत को हम कहते हैं विक्रम संवत या मालव संवत। फिर आगे बढ़ते हैं 78 ईस्वी सन की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, 78 ईस्वी सन में एक संवत शुरू हुआ था, और 78 ईस्वी सन में जो संवत शुरू हुआ था उस संवत का नाम था शक संवत। क्या नाम था इसका? शक संवत। इसी का दूसरा नाम है साके संवत, इसी को हम क्या कहते हैं? साके संवत। और ये जो शक या साके संवत है, ये शक या साके संवत चलाया था कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी सन में एक संवत शुरू किया जिसका नाम था शक संवत, और इसी का दूसरा नाम था साके संवत। अब कनिष्क के बारे में अगर कभी आपने भारत का इतिहास पढ़ा है तो मुख्य बातें पढ़ी होगी कि ये कनिष्क वही है जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये कनिष्क वही है जिसके दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहता था जिसका नाम था चरक, जिसने पुस्तक लिखी है चरक संहिता। आप पढ़ते हो कि दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार जो सोने के सिक्के चलाए वो चलाए थे हिंद यूनानी राजाओं ने, लेकिन कुषाण वंश का पहला ऐसा राजा जिसने पहली बार सोने के सिक्के चलाए वो राजा कौन था? कनिष्क। तो कनिष्क के काल की कई उपलब्धियां हैं जो आप लोगों ने भारत के इतिहास में पढ़ी होगी। अब मैं आप लोगों से प्रश्न ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि देखो, ये जो कनिष्क है यह है कुषाण वंश का राजा। किस वंश का राजा है? कुषाण वंश का। अब राजा है कुषाण वंश का और संवत चला रहा है शकों के नाम से। ये क्या चक्कर है भाई? जैसे विक्रमादित्य ने खुद के नाम से संवत चलाया विक्रम संवत, अपने जनपद के नाम से संवत चलाया मालव संवत। तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा है तो कुषाण संवत चलाना चाहिए था इसे, लेकिन कुषाण वंश का राजा है कनिष्क और संवत चला रहा है शकों के नाम से। ये क्या चक्कर है? तो इसका एक उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत के इतिहास में कि दोस्तों 78 ईस्वी सन में शक राजा रुद्रदेव के बीच में और कुषाण वंश के राजा कनिष्क के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, और वो युद्ध सामंतों के द्वारा लड़ा गया, राजाओं के द्वारा लड़ा गया। इसके अलावा छोटे छोटे क्षेत्रों में शकों की सेना और कुषाणों की सेना के बीच लड़ा गया। और वो जो युद्ध लड़ा गया उस समय शकों के बीच और कुषाणों के बीच, वो युद्ध इतिहास का ऐसा युद्ध है जिस युद्ध के बाद शकों का तो पतन शुरू हो गया और कुषाणों का उत्थान शुरू हो गया। तो दुनिया इस बात को लंबे समय तक याद रखे, कुषाणों के उत्थान को भी याद रखे तो शकों के पतन को भी याद रखे। तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने शकों के पतन को आधार मानकर ये जो संवत चलाया, इस संवत को हम कहते हैं शकिया साके संवत। तो 78 ईस्वी सन में कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने एक संवत शुरू किया जिसका नाम है शकिया साके संवत। तीसरे की हम बात करते हैं जो सीटेट में प्रश्न पूछा गया था कि 319 ईस्वी में एक संवत शुरू हुआ जिसका नाम था गुप्त संवत। क्या नाम था इसका? गुप्त संवत। और ये जो गुप्त संवत चलाया, ये गुप्त संवत चलाया गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ये चलाया था गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अभी हमने विक्रमादित्य की जब चर्चा की तो चंद्रगुप्त सेकंड की बात की थी, वो गुप्त वंश का राजा। और अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट की, गुप्त वंश के राजा की। 319 में गुप्त संवत शुरू हुआ जो चलाया गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न ये पूछा गया था कि गुप्त संवत की जानकारी देने वाली प्रथम प्रमाणिक रचना कौन सी है, प्रथम प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है। तो सीटेट में जब ये प्रश्न पूछा गया तो इसका आंसर इस प्रकार बताया गया कि गुप्त संवत की जो जानकारी मिलती है वो हमें एक रचना से मिलती है और उस रचना का नाम है किताबुल हिंद। क्या नाम उसका? किताबुल हिंद। और ये जो किताबुल हिंद रचना है, इस किताबुल हिंद का जो रचनाकार है वो है अल बरूनी। तो अल बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद से इस बात का पता चलता है
कि 319 में गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था? गुप्त संवत। आपने पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। तो राजस्थान के इतिहास के हिसाब से हमने जो पहला टॉपिक पढ़ना शुरू किया वो शुरू किया काल विभाजन। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं टाइम डिवाइडेशन। सबसे पहले एक सरल रेखा मैंने खींची और मध्य बिंदु क्या माना? जीरो माना। जीरो से जो उल्टा कालक्रम चलता है उसे तो हम कहते हैं ईसा पूर्व। जैसे आप वैदिक काल पढ़ते हो, मौर्य काल पढ़ते हो, वो सारे विपरीत समय में चलते हैं, उल्टे समय में चलते हैं। तो घटनाएं किस प्रकार की आएगी? ईसा पूर्व की। इसके अलावा जीरो से जो सीधा कालक्रम चलता है उसे हम कहते हैं ईसवी सन। फिर मैंने आपको बताया कि जीरो जो हमने यहाँ पे लिखा ये ईसा मसीह के जन्म को आधार मान के लिखा। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय उल्टा चलता है जिसे ईसा पूर्व कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय सीधा चलता है जिसे ईसवी सन कहते हैं। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में शॉर्ट में हम कहते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट। बिफोर का मतलब पहले, क्रिस्ट का मतलब ईसा मसीह के बारे में बात हो रही है। तो ईसा मसीह के पहले का जो समय है, उनके जन्म के पहले का जो समय है वही कहलाता है बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको हम अंग्रेजी में शॉर्ट में कहते हैं एडी, एनो डोमिनी, जन्म से लेकर आज तक की घटनाओं का संग्रह। फिर मैंने आपको बताया कि हमें जो है वो 3 सन याद करने हैं, 3 संवत याद करने हैं जो लोकप्रिय संवत है, जिनके आधार पर हमारा राजस्थान इतिहास चलता है और कई प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनमें याद करना है, पहला 57, दूसरा 78, तीसरा 319। 57, 78, 319 याद करने का तरीका मैंने बताया। इसमें इकाई अंक 7 आ रहा है, इसमें इकाई अंक 8 आ रहा है और इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। 57 ईसा पूर्व एक संवत शुरू हुआ जिसका नाम था विक्रम संवत। इसी का दूसरा नाम है मालव संवत, जो चलाया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। 78 ईस्वी सन में एक संवत शुरू हुआ, नाम था शक संवत। दूसरा नाम है साक्य संवत और चलाया कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। 319 ईस्वी सन में एक संवत शुरू हुआ गुप्त संवत, जो चलाया गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त संवत की जानकारी जिस रचना से हमें मिलती है उसका नाम है किताबुल हिंद और इसका रचनाकार कौन है? अल-बरूनी। फिर प्रश्न आगे इस प्रकार बढ़ता है कि ये तो एक सामान्य परिचर्चा थी जो काल विभाजन के तथ्यों को याद करवाने में हमारी सहायता करती थी, लेकिन अब जिस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे उसी तरीके के प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो ये तीनों संवत है, इन तीनों संवत में से हमारा राष्ट्रीय संवत कौन सा है? तो ध्यान रहे, इन तीनों संवत में से हमारा जो राष्ट्रीय संवत है वो है शक संवत। जो राष्ट्रीय संवत है हमारा वो कौन सा संवत है? शक संवत। शक संवत को राष्ट्रीय संवत का जो दर्जा प्रदान किया गया वो प्रदान किया गया 1957 में, 1957 में। और जिस समिति की सिफारिश के आधार पर शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा प्रदान किया गया उस समिति का नाम था मेघनाथ शाह, मेघनाथ शाह समिति। तो मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश के आधार पर इस शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा प्रदान किया गया। तो राष्ट्रीय संवत कौन सा है हमारा? शक संवत। दर्जा कब मिला? 1957 में। किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश के आधार पर इस शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा प्रदान किया गया। अब चूंकि जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो 90% पूछे जाते हैं विक्रम संवत के आधार पर, क्योंकि विक्रम संवत प्राचीन संवत है। और इतिहास किसे कहते हैं? पुरानी घटनाओं का जो संग्रह है वही तो इतिहास कहलाता है। तो विक्रम संवत प्राचीन संवत है, पुरानी घटनाओं को ही हम इतिहास कहते हैं। तो ज़्यादातर इतिहास की घटनाएं जो लिखी हुई है, ज़्यादातर इतिहास की घटनाएं जो पूछी जाती है वो इस विक्रम संवत को आधार मान के पूछी जाती है। तो सबसे पहले एक सामान्य परिचर्चा थी कि कौन सा संवत है, किसने चलाया, कब चलाया, क्यों चलाया, किसके पीछे कौन सी बात छुपी हुई है, ईसा पूर्व का क्या चक्कर है, ईसवी सन का क्या चक्कर है। ये एक सामान्य परिचर्चा थी जो हमने पढ़ी है। अब इस परिचर्चा को एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ, फिर इससे आगे की हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात हम कर रहे हैं
कि राजस्थान का इतिहास पढ़ना हो, भारत का इतिहास पढ़ना हो, लेकिन इतिहास चलता किस प्रकार से है, इतिहास की गणनाएं किस प्रकार से की जाती है, उसका एक पहला बिंदु, पहला टॉपिक हमने पढ़ना शुरू किया, काल विभाजन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि गणित में जो पूर्णांक संख्या का फार्मूला है, वो फॉर्मूला इस टॉपिक में काम करेगा, क्योंकि यहाँ समय 0 से आगे भी चलेगा और समय 0 से पीछे भी चलेगा। सबसे पहले मैंने एक सरल रेखा खींची, मध्य बिंदु क्या माना, 0। 0 से जो उल्टा कालक्रम चला ईसा पूर्व कहलाया, 0 से जो सीधा कालक्रम चला ईसवी सन कहलाया। 0 जो हमने लिखा ईसा मसीह के जन्म को आधार मान के लिखा। BC ईसा पूर्व को अंग्रेजी में हम शॉर्ट में कहते हैं BC, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं का संग्रह। और ईसवी सन को हम शॉर्ट में अंग्रेजी में कहते हैं AD, एनो डोमिनी, जन्म से लेकर आज तक की घटनाओं का संग्रह। फिर मैंने आपको बताया कि हमें जो है 3 सन याद करने हैं, 57, 78, 319। याद करने का तरीका, एक अंक 7, 8, 9। 57 तो याद करना है ईसा पूर्व में, 78 और 319 याद करना है ईसवी सन में। 57 ईसा पूर्व शुरू हुआ विक्रम संवत, इसी का दूसरा नाम है मालव संवत, और ये चलाया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। 78 ईस्वी सन में शुरू हुआ शक संवत, दूसरा नाम है शाक्य संवत, और चलाया कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। और 319 में शुरू हुआ गुप्त संवत, जो चलाया गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने। इन तीनों में से हमारा जो राष्ट्रीय संवत है वो है शक संवत, घोषित किया गया 1957 में। और किस समिति की सिफारिश के आधार पर, तो मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय संवत का दर्जा प्रदान किया गया शक संवत को। और विक्रम संवत से ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा में इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि विक्रम संवत सबसे पुराना संवत है, इतिहास पुरानी घटनाओं का संग्रह कहलाता है। तो इतिहास में जो अधिकांश बातें लिखी हुई है वो किस संवत को आधार मान के लिखी हुई है, विक्रम संवत को। और परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें भी अधिकतर प्रश्न किस संवत को आधार मान के पूछे जाते हैं, विक्रम संवत को। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनकी गणना किस प्रकार की जाती है, और किस तरीके से ये जो मैटर है इसको हम याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात अगर हम करें तो जैसे विक्रम संवत की हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें जो संवत निकालना है, जिस संवत के बारे में हम चर्चा करते हैं वो संवत मान लो पहला विक्रम संवत। और जो गणना हम करेंगे, जो कैलकुलेशन हम करेंगे वो वर्तमान को, आज को ध्यान में रखकर हम करेंगे। वर्तमान में जो सन चल रहा है जिसे हम ईस्वी सन भी कह सकते हैं 2020, वर्तमान में सन कितना चल रहा है 2020। अब वर्तमान के हिसाब से पहले विक्रम संवत निकालना सीखेंगे, फिर शक संवत निकालना सीखेंगे, और फिर जो है हम गुप्त संवत निकालना सीखेंगे। विक्रम संवत निकालना सीखेंगे, शक संवत निकालना सीखेंगे, और उसके बाद जो है हम गुप्त संवत निकालना सीखेंगे। देखो सन दिया हुआ है 2020, सबसे पहले निकालना सीखते हैं विक्रम संवत कि सन 2020 जब चल रहा था तो बताओ उस समय विक्रम संवत कौन सा चल रहा था, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 2020 क्या है, ईस्वी सन है, तो मैं नीचे नीचे लिख सकता हूँ 2020 ईस्वी, क्योंकि 319 के बाद में आता है 2020 तो नीचे लिखा। 500 ईस्वी सन की बात करता तो यहाँ लिखता, 50 ईस्वी सन की बात करता तो यहाँ लिखता। तो 2020 सबसे बड़ा आंकड़ा है तो नीचे नीचे हमने लिख दिया। अब देखो दोस्तों 2020 जो विक्रम संवत, सन 2020 जो है, इस समय विक्रम संवत कौन सा चल रहा था इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए 2020 का हमें जो है वो विक्रम संवत निकालना है। 2020 का क्या निकालना है, विक्रम संवत निकालना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है। देखो 2020 का विक्रम संवत निकालना है, 2020 का विक्रम संवत निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ध्यान से सुनना, 2020 का विक्रम संवत निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। अब देखिए 0 को आधार मान के हम गणना शुरू करते हैं। तो देखिए 0 से 1 2 3 4 5 57 तक का समय दिया हुआ है, और 0 से 1 2 3 4 5 2020 तक का समय दिया हुआ है। अरे टोटल समय निकालना है 2020 का विक्रम संवत,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक की गणना करनी है। 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 57 तक का समय दिया हुआ है, और 0 1 2 3 4 5 2020 तक का समय दिया हुआ है। तो ये समय दिया हुआ है और ये समय दिया हुआ है, और टोटल समय अपने को निकालना है। तो दोस्तों इस समय को और इस समय को जब हम जोड़ देंगे तो टोटल समय निकल के आ जाएगा। तो सीधी सी बात है कि जब भी सन दिया हुआ रहे और विक्रम संवत निकालना हो तो हम कितना जोड़ देते हैं, 57। कितना प्लस कर देते हैं, 57। जैसे सन चल रहा है 2020, इसका विक्रम संवत अपने को निकालना है तो +57 कर दिया, और जैसे +57 किया तो कितना आ गया, 2077। वर्तमान में जो विक्रम संवत चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2077। ये तो एक सामान्य तरीका हो गया कि जब भी कोई सन दिया हुआ रहे, विक्रम संवत निकालना हो तो कितना जोड़ दो, 57। वर्तमान में सन चल रहा है 2020, विक्रम संवत निकालना था तो 57 जोड़ दिया, तो समय कितना निकल के आ गया, 2077। अब 2077 निकल के आ गया विक्रम संवत। ये बात तो अपने को कब लागू करनी है, जब क्या दिया हुआ रहता है, सन दिया हुआ रहता है। लेकिन अब मान लो साहब कि सन के साथ में महीने भी दिए हुए रहे, प्रश्न किस तरीके से आते हैं उस मुद्दे पर बढ़ रहे हैं हम आगे। जैसे एक प्रश्न आता है, खूब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, जो विक्रम संवत को लेकर पूछा जाने वाला सर्वाधिक परीक्षाओं वाला प्रश्न है। एक प्रश्न आता है छप्पनिया अकाल, आपने खूब सुना इसका नाम, छप्पनिया अकाल। ये प्रश्न इसी टॉपिक का है, काल विभाजन का। खूब आता है परीक्षा में प्रश्न कि छप्पनिया अकाल किस सन में पड़ा था। ये प्रश्न आता है कि छप्पनिया अकाल जो है किस सन में पड़ा था। अब जिन लोगों को ये टॉपिक नहीं आता, जिन्होंने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है, वो अनुमान लगाते हैं, अंदेशा लगाते हैं कि पूछ रहा है छप्पनिया अकाल और सन पूछ रहा है, तो या तो 1856 में पड़ा होगा या 1956 में पड़ा होगा। लेकिन 1856 भी गलत आंसर है और 1956 भी गलत आंसर है। अब दोनों गलत क्यों हैं उसके बारे में हम समझना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न आता है कि छप्पनिया अकाल किस सन में पड़ा, तो सन था 1899। छप्पनिया अकाल जिस सन में पड़ा वो सन कितना है, 1899। लेकिन 1899 के अकाल को हम छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं, ये समझना है ध्यान से। देखिए 1899 के अकाल को छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है, ये अपने को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए छप्पनिया अकाल पड़ा सन 1899 में, 1899 के अकाल को छप्पनिया अकाल क्यों कहते हैं, तो देखिए दोस्तों 1899 का विक्रम संवत निकालो। अब मैंने आपको बताया कि जब भी सन दिया हुआ रहे और विक्रम संवत निकालना हो तो कितना जोड़ना है, 57। तो हमने कितना जोड़ दिया इसके अंदर, 57। जैसे ही 1899 में 57 जुड़ा तो समय आ गया 1956। समय कितना आ गया, 1956। और 1956 क्या निकल के आ गया, विक्रम संवत। इसका मतलब ये हुआ कि जब 1899 में अकाल पड़ा उस समय विक्रम संवत 1956 चल रहा था, इसलिए इस अकाल को हम क्या कहते हैं, छप्पनिया अकाल कहते हैं। तो छप्पनिया अकाल 1956 सन में नहीं पड़ा, 1956 विक्रम संवत में पड़ा है। सन तो कितना चल रहा था, 1899। इसी प्रकार छप्पनिया अकाल के अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो वर्तमान दौर की परीक्षाओं में सर्वाधिक पूछा जा रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो प्रश्न ये आता है कि भारत के इतिहास का इकलौता ऐसा शासक जिसके जन्म का विक्रम संवत और मृत्यु का सन दोनों बराबर है। ध्यान से सुनना प्रश्न को। भारत के इतिहास का ऐसा शासक जिसके जन्म का विक्रम संवत, जन्म का तो विक्रम संवत, और उसकी मृत्यु का जो सन है वो दोनों बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है, समान है। भारत के इतिहास का ऐसा राजा जिसके जन्म का विक्रम संवत और मृत्यु का सन दोनों बराबर है, वो कौन है। तो राजस्थान के इतिहास में राजा जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो राजा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में आप लोगों ने खूब पढ़ा है,
तो वो राजा कौन है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में ब्रेक करूं। महाराणा प्रताप के बारे में जब हम चर्चा करें तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि ये जो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 और 1540 क्या है? सन। महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई है वो मृत्यु हुई है 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 और 1597 भी क्या है हमारे पास में? सन। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 को और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई है 19 जनवरी 1597 को। अब देखो दोस्तों, सबसे पहली जो बात हम करते हैं, प्रश्न था हमारा कि इतिहास का ऐसा राजा जिसके जन्म का विक्रम संवत और उसके मृत्यु का सन बराबर है, और वो राजा कौन है? महाराणा प्रताप। कैसे है बराबर वो समझो। जन्म का क्या निकालना है? विक्रम संवत। देखिए, महाराणा प्रताप के जन्म का निकालेंगे विक्रम संवत। अब जन्म का विक्रम संवत निकालना है तो सबसे पहले सन लिखेंगे, और सन कितना है? 1540। सन कितना आ गया? 1540। विक्रम संवत निकालना है तो 1540 में कितना जोड़ेंगे? 57, क्योंकि जब भी सन दिया हुआ रहता है विक्रम संवत निकालते हैं तो कितना जोड़ते हैं? 57। और जैसे ही 1540 में 57 जोड़ा तो निकल के आ गया 1557। और 1557 महाराणा प्रताप के जन्म का क्या निकल के आ गया? विक्रम संवत। यानी कि महाराणा प्रताप का जन्म जिस विक्रम संवत में हुआ वो विक्रम संवत कितना है? 1597। ठीक है। अब प्रश्न था कि भारत के इतिहास का ऐसा राजा जिसके जन्म का विक्रम संवत और उसकी मृत्यु का सन कितना है? 1597 बराबर है। महाराणा प्रताप के जन्म का विक्रम संवत भी 1597 और महाराणा प्रताप की मृत्यु का विक्रम संवत, मृत्यु का सन भी कितना है? 1597। तो महाराणा प्रताप इतिहास का इकलौता ऐसा राजा है जिसके जन्म का विक्रम संवत भी 1597 और मृत्यु का सन भी कितना है? 1597। अब ये प्रश्न अगर सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाता, प्रश्न आ जाता कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से विक्रम संवत में हुआ है, ये प्रश्न आ गया मान लो, और जिसको काल विभाजन नहीं आता, 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आ गया मान लो 1597, दूसरा ऑप्शन आ गया मान लो 1540, तीसरा ऑप्शन आ गया मान लो 1547 और चौथा जो ऑप्शन आ गया वो आ गया 1550। अब देखो, प्रश्न परीक्षा में है कि महाराणा प्रताप के जन्म का विक्रम संवत कितना है? महाराणा प्रताप का जन्म कौन से विक्रम संवत में हुआ है? जिसको ये टॉपिक नहीं आता वो केवल अंदाज़ा लगाएगा, और जब वो अंदाज़ा लगाएगा तो उसने रट रखा है कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1540 में, मृत्यु हुई 1597 में, और यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? जन्म के विक्रम संवत की। तो उसने रट रखा है कि पहला ऑप्शन उसने देखा 1597, तो 1597 वो कभी नहीं करके आएगा, क्योंकि उसको पता है कि 1597 में तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई है, तो जन्म का इससे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हो सकता। ऐसा विद्यार्थी परीक्षा में सोचता है, और जब वो ऐसा सोचता है तो वहीं वो गलती कर देता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में ये नियम सटीक तौर पर लागू होगा कि महाराणा प्रताप के जन्म का जो विक्रम संवत है वो उसकी मृत्यु के सन के क्या है? बराबर। जन्म का विक्रम संवत निकालेंगे तो भी 1597 और मृत्यु का सन निकालेंगे तो भी 1597, तो दोनों की वैल्यू क्या आती है? बराबर आती है। 2 प्रश्न रटना है अपने को। विक्रम संवत के बारे में सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बताई कि जैसे दोस्तों जब भी हम विक्रम संवत निकालते हैं तो कितने जोड़ देते हैं? 57। 2 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। एक तो छप्पनिया अकाल की, छप्पनिया अकाल कब पड़ा? तो 1899 में। 1899 सन में जब छप्पनिया अकाल पड़ा तो उस समय विक्रम संवत 1956 चल रहा था, इसलिए उस अकाल को हम छप्पनिया अकाल कहते हैं। और महाराणा प्रताप भारत के इतिहास का इकलौता ऐसा राजा है जिसके जन्म का विक्रम संवत और मृत्यु का सन दोनों के आंकड़े क्या हैं? बराबर है। तो सीधी सीधी बात अपने को ये समझनी थी कि जब भी कोई सन दिया हुआ रहे और विक्रम संवत निकालना हो तो हम कितना जोड़ देते हैं? 57 जोड़ देते हैं। ठीक है। अब विक्रम संवत में अंतिम बात जो हम करेंगे आज वो बात ये है कि सन के साथ में अगर मान लो महीना दे दे तो वहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। सन के साथ में अगर महीना दे दे
तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। कौन सा बदलाव हम करते हैं, क्या बात है वो समझिए। जैसे मान लो एक प्रश्न आ गया परीक्षा में कि हमारा संविधान, हमारे भारत का जो संविधान है वो संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ था। प्रश्न आ गया कि हमारे भारत का जो संविधान है वो कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ था। भारत का संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि संविधान लागू कब हुआ। तो आपको पता है कि संविधान जो लागू हुआ वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950, और 1950 क्या है, सन। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है दोस्तों। भारत का संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ, ये प्रश्न आ गया मान लो, तो अपने को पता है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1950 क्या है, सन। अब तक पढ़ाए गए ज्ञान के अनुसार मैंने आपको बताया कि जब भी सन दिया हुआ रहे और विक्रम संवत निकालना हो तो हम कितना जोड़ देते हैं, 57। या सन दिया हुआ है, विक्रम संवत निकालना है तो कितना जोड़ दिया, 57। और जैसे ही 1950 में 57 जोड़ा, कितना आ गया, 2007। तो अब तक पढ़ाए गए ज्ञान के अनुसार आपका ये आंकड़ा निकल के आ गया। लेकिन ये प्रश्न मैंने यहाँ पर क्यों लिखा, इसका मतलब इस प्रश्न के पीछे कोई बात छिपी हुई है, कोई राज की बात है, तभी हमने ये प्रश्न यहाँ पर लिखा। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, विक्रम संवत निकालना है, 57 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2007। यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई होगी। अब 2007 चूँकि गलत आंसर है, 2007 क्या है, गलत आंसर है। आंसर आएगा -1 2006। राइट आंसर कितना आएगा, 2006। अब आपकी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है, ये तो प्रश्न इस तरीके का आ गया कि हमें इसमें थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा। वापस समझो, देखो संविधान कौन से विक्रम संवत में लागू हुआ, तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। विक्रम संवत निकालना है तो 57 जोड़ दिया, 57 जोड़ा तो 2007 आ गया। अब 2007 गलत आंसर है, उत्तर आएगा -1 2006 राइट आंसर। अब यही तो समझना है कि हमने यहाँ पर एक क्यों घटाया, कहाँ पे एक घटाएंगे, कहाँ पे एक नहीं घटाएंगे, वो बात अपने को समझनी है। और वो बात जिसके समझ में आ गई वो काल विभाजन के हर प्रश्नों को आराम से हल कर सकता है। कौन सी बात है, देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान के इतिहास में जो महीने चलते हैं मुख्यतया वो 2 प्रकार के चलते हैं। कितने प्रकार के चलते हैं, 2। एक तो होता है अंग्रेजी महीना और एक होता है हिंदी महीना। महीने जो चलते हैं अपने मुख्यतया वो 2 प्रकार के चलते हैं। एक तो होता है अंग्रेजी महीना और एक होता है हिंदी का महीना। अंग्रेजी महीना कैसे, जैसे हम पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अंग्रेजी के महीने हो गए। हिंदी के महीने की बात करें तो हम पढ़ते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये हो गए अपने हिंदी के महीने। अंग्रेजी महीने भी 12 होते हैं, हिंदी के महीने भी 12 होते हैं, और हर संवत में हर धर्म के अनुसार महीने कितने बताए गए हैं, 12। अब देखो एक हमने क्यों घटाया, उस परिप्रेक्ष्य में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और ये चर्चा थोड़ी ध्यान दे के अपने को समझना है। देखिए हमारे जो संवत चलते हैं, ये संवत चलते हैं चंद्र गणना के आधार पर। किस गणना के आधार पर चलते हैं, चंद्र गणना के आधार पर। और चंद्र गणना के आधार पर जो संवत चलते हैं उनकी गणना की जाती है हिंदी महीनों में। कौन से महीने में की जाती है, हिंदी महीनों में। ये जितने भी संवत चलते हैं ये सब चलते हैं चंद्र गणना के आधार पर। चंद्र गणना किस महीने के हिसाब से की जाती है, हिंदी महीने के हिसाब से। अब चूंकि संवत हिंदी महीनों के अनुसार चलते हैं और यह महीना दिया हुआ है अंग्रेजी का, वही बात आ गई, या तो किलोमीटर को मीटर में बदलो या मीटर को किलोमीटर में बदलो, तब जाके आंसर निकल के आएगा। तो दोस्तों बड़े ध्यान से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देते हुए समझना इसको। हिंदी के महीने, अंग्रेजी के महीने, संख्या कितनी होती है, 12। अंग्रेजी का पहला महीना है जनवरी का, हिंदी का पहला महीना है चैत्र का। लेकिन आप सब लोगों को इस बात का पता है कि जनवरी का महीना या चैत्र का महीना जनवरी में नहीं आता है। आपको पता है कि चैत्र का जो महीना है वो जनवरी में नहीं आता है। चैत्र का महीना शुरू होता है मार्च अप्रैल में, मार्च में शुरू होता है और अप्रैल तक ये चलता है। और मार्च में कोई तारीख फिक्स नहीं है कि 15 मार्च को शुरू होगा, 20 मार्च को शुरू होगा, 22 मार्च को शुरू होगा, लेकिन ये फिक्स है
कि चैत्र का महीना किस में शुरू हो जाएगा, मार्च में। तो कुछ तो मार्च में आएगा और कुछ किस में आएगा, अप्रैल में। तो अंग्रेजी का पहला महीना है जनवरी का, हिंदी का पहला महीना है चैत्र का। लेकिन आप लोगों को पता है कि चैत्र का महीना जनवरी में नहीं आता है, चैत्र का महीना आता है मार्च अप्रैल में। अब मार्च अप्रैल में चैत्र का महीना आता है, तो मार्च से पहले अंग्रेजी के कितने महीने बच गए, 2। एक तो जनवरी और एक कौन सा बच गया, फरवरी। ठीक है, मार्च से पहले अंग्रेजी के कितने महीने बच गए, 2। एक तो जनवरी और एक फरवरी। चैत्र का महीना जनवरी में नहीं आता है, चैत्र का महीना शुरू होता है मार्च अप्रैल में। मार्च में शुरू होगा, अप्रैल तक चलेगा। अब जब चैत्र का महीना मार्च अप्रैल में शुरू हो रहा है, तो मार्च से पहले अंग्रेजी के कितने महीने रह गए, 2, जनवरी और फरवरी। अब देखो दोस्तों, ये जो संवत है ये चलते हैं हिंदी महीनों के अनुसार। ये जो संवत है ये चलते हैं हिंदी महीनों के अनुसार। इन संवत में जब भी कोई बदलाव होगा, विक्रम संवत में जब भी कोई बदलाव होगा, तो वो बदलाव किस महीने में होगा, चैत्र के महीने में। ध्यान से सुनना है, समझना है। ये जो हिंदी महीनों के अनुसार हमारे संवत चलते हैं, ये संवत चलते हैं हिंदी महीनों के अनुसार, चंद्रगणना के आधार पर। हिंदी का पहला महीना होता है चैत्र का। तो जब भी इन संवत में, विक्रम संवत में बदलाव होगा, तो किस महीने में होगा, चैत्र के महीने में होगा। और चैत्र में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है, तो वो अंग्रेजी के किस महीने में दिखेगा, मार्च में दिखेगा। चैत्र में अगर किसी भी संवत को लेके किसी प्रकार का कोई भी बदलाव हो रहा है, तो अंग्रेजी के किस महीने में दिखेगा, मार्च में दिखेगा। अब वो मार्च में दिखेगा, चैत्र में जो भी बदलाव होगा अंग्रेजी में मार्च में दिखेगा। तो मार्च से पहले अंग्रेजी के कितने महीने बच गए, 2, जनवरी और फरवरी। वापस समझना है, ढंग से सुनना है। देखो दोस्तों, ये संवत चलते हैं हिंदी महीनों के अनुसार। हिंदी का पहला महीना है चैत्र का महीना, और चैत्र का महीना आता है मार्च अप्रैल में। तो जब भी इन संवत में बदलाव होगा, तो वो चैत्र के महीने में होगा। और चैत्र के महीने में कोई भी बदलाव अगर हो रहा है, तो वो किस महीने में देखने को मिलेगा, मार्च अप्रैल में देखने को मिलेगा। अब चैत्र के महीने में जो भी बदलाव हो रहा है वो मार्च में दिखेगा। तो मार्च से पहले 2 महीने बच गए, जनवरी और फरवरी। तो इन दोनों महीनों में तो 1 साल पीछे की तो गणना चलेगी। जब चैत्र के महीने का बदलाव मार्च में दिखेगा, मार्च से पहले जो 2 महीने हैं, इन दोनों महीनों में तो 1 साल पीछे की तो गणना चलेगी। तो सीधा सीधा अपने को याद करना है कि जब भी किसी सन के साथ में जनवरी और फरवरी का महीना दिया हुआ हो, या तो जनवरी का महीना दिया हुआ हो या फरवरी का महीना दिया हुआ हो, जब भी किसी सन के साथ जनवरी या फरवरी का महीना दिया हुआ हो, तो काल विभाजन करते समय प्राप्त निष्कर्ष में से एक कम कर देते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी सन दिया हुआ है, विक्रम संवत निकालना है, तो कितना जोड़ दो, 57। 26 जनवरी 1950 का विक्रम संवत निकालना था, तो 57 जोड़ दिया, कितना आ गया, 2007। लेकिन फिर हमने इसके आगे क्रॉस लगा दिया कि आंसर गलत है। गलत क्यों लगाया, क्योंकि हमने देखा कि महीना कौन सा है, जनवरी का। और जनवरी और फरवरी में तो 1 साल पीछे की गणना चलेगी। तो जब भी काल विभाजन करना हो आपको, और महीना अगर जनवरी और फरवरी का दिया हुआ हो, तो प्राप्त निष्कर्ष में से एक क्या करना है, कम करना है। तो राइट आंसर कितना आएगा, 2006। तो विक्रम संवत के बारे में हमने जो चर्चा की, उसकी मुख्य परिभाषा ये निकल के आई कि जब भी किसी सन के साथ जनवरी या फरवरी का महीना दिया हुआ हो, तो काल विभाजन करते समय प्राप्त निष्कर्ष में से एक कम कर देते हैं। इसलिए उत्तर कितना निकल के आया, 2006। तो ये काल विभाजन को लेकर कुछ प्रारंभिक बात थी जो अपने को पढ़ना था और याद करना था। अंत में मैं इसको एक बार वापस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इससे किस प्रकार का लाभ अपने को मिलेगा, हमने केवल बात की विक्रम संवत की। गुप्त संवत, शक संवत की क्या उदाहरण है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो क्या मैंने आपको बताया कि सबसे पहले, वापस रिपीट करता हूँ फटाफट, इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले मैंने एक सरल रेखा खींची, मध्य बिंदु क्या माना, 0। 0 लिखा ईसा मसीह के जन्म को आधार मानकर। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं उल्टी चलती है, जिसे ईसा पूर्व कहते हैं।
ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटनाएं सीधी चलती है, जिसे ईस्वी सन कहते हैं। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में शॉर्ट में कहते हैं बीसी, बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की घटनाओं का संग्रह। और ईस्वी सन को हम कहते हैं एडी, एनो डोमिनी, जन्म से लेकर आज तक की घटनाओं का संग्रह। फिर मैंने आपको बताया कि कितने आंकड़े याद करने, 3, 57, 78, 319। 57 याद करना ईसा पूर्व में, 78 और 319 याद करना है ईस्वी सन में। याद करने का तरीका, इकाई अंक 7, 8, 9 लगातार आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो याद करने में आसानी रहेगी। फिर मैंने बताया कि 57 ईसा पूर्व एक संवत शुरू हुआ जिसका नाम था विक्रम संवत। इसी का दूसरा नाम है मालव संवत, और ये चलाया था उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। 78 ईस्वी सन में शुरू हुआ शक संवत, इसी का दूसरा नाम है शाक्य संवत, और ये चलाया कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। 319 में शुरू हुआ गुप्त संवत, चलाया गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने। फिर मैंने आपको बताया कि गुप्त संवत की जो जानकारी मिलती है वो किताबुल हिंद से मिलती है, जिसका रचनाकार कौन है, अल-बरूनी। सीटेट में प्रश्न पूछा गया, इन तीनों संवत में से हमारा जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत है। दर्जा मिला 1957 में किस समिति की सिफारिश के आधार पर, तो मेघनाथ शाह समिति की सिफारिश के आधार पर। इसके बाद मैंने बताया कि इन तीनों संवत में सबसे प्राचीन संवत कौन सा है, विक्रम संवत। तो इतिहास के जो ज़्यादातर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो किस संवत को आधार मान के पूछे जाते हैं, विक्रम संवत को। फिर मैंने आपको बताया कि जब भी सन दिया हुआ रहे और विक्रम संवत निकालना है तो कितना जोड़ना है अपने को, 57। लेकिन किसी भी सन के साथ अगर जनवरी और फरवरी का महीना दिया हुआ है तो प्राप्त निष्कर्ष में से एक क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ तक कि काल विभाजन की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसको आप बार बार जब देखोगे तो ढंग से आराम से कैलकुलेशन समझ में आएगी। अंत में मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि अधिगम संस्थान के द्वारा ये जो विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जो सराहनीय कदम शुरू किया है हमने, ये जो प्रयास हम शुरू कर रहे हैं, इससे से अधिक विद्यार्थी प्रतियोगी लाभान्वित हो सकें। इसलिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए। मैंने जो आपको पढ़ाया इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले दिन आते ही उस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग फिलहाल लॉकडाउन का समय है तो आप लोग जो है अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और घर पर रहकर अधिगम की ये जो ऑनलाइन क्लासेज है इनको आप बारी बारी से देखिए। कक्षा में जब आप पढ़ते थे ऑफलाइन क्लासेज में तो एक बार ही शिक्षक की उस पढ़ाई को आपको देखने का मौका मिलता था, लेकिन चूंकि विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था शुरू की गई है तो इस वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हो। और ये जो वीडियो हमने, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ये टॉपिक भारत के इतिहास की और राजस्थान के इतिहास की एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। जब ये टॉपिक समझ में आता है तब जाके भारत के इतिहास की घटनाएं, राजस्थान के इतिहास की घटनाएं, कला संस्कृति की घटनाओं को हम बारीकी से समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इस टॉपिक के बाद का जो मैटर है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।